कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। सर जब जागने से सपने पूरे होते हैं तो फिर बेवजह सोए क्यों। फिर बेवजह सोए क्यों। ये सभी लाइन अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा हॉट टॉपिक लेकर आ गया हूं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अपनी आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करें, अपने कैसे प्रेजेंटेशन आप आंसर दें, कैसा किस प्रकार से आंसर आप लिखें कि आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ पाए। काफी दिनों से काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक वीडियो सर इस पर आना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। दोस्तों ये वीडियो सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एमपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। दोस्तों कहा जाता है कि वेल बिगेन एंड हाफ डन। यदि आपने किसी चीज की शुरुआत अच्छी कर दी तो आधा काम आपका वैसे भी खत्म है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि यदि आप कॉपी लिखते समय आपने जो आपके कॉपी जो भी आपकी कॉपी चेक करे उनको यदि आपने दिया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यदि आपने पहला इंप्रेशन उस कॉपी जांचने पर, यदि आप कॉपी जांचने वाले पर पहला इंप्रेशन देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहला पॉइंट बता देता हूं, ये पॉइंट टू पॉइंट आप चाहें तो आप एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में इस बात को नोट करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात नोट करिए कि पहला काम दोस्तों आपको करना है, डोंट मेक ओवर राइटिंग। आपको ओवर राइटिंग दोस्तों नहीं करना है कॉपी के अंदर। यदि आपने ओवर राइटिंग की, ओवर राइटिंग का मतलब होता है दोस्तों कॉपी के अंदर काट पीट करना। बहुत सारे लोग मान लीजिए किसी प्रश्न को लिखते हैं, मान लीजिए उन्होंने ऐसा लिखा आंसर, आंसर लिखा, अब उन्होंने इस प्रकार से काटना शुरू कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है और इससे ये करने पर एक निगेटिव इंप्रेशन जो है वो चेकर पर चला जाता है। ये पहला निगेटिव इंप्रेशन आप छोड़ते हैं, ओवर राइटिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत गौर से पूरे वीडियो को सुनते चलिएगा, लास्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले सुनिएगा दोस्तों, हमने आपको कहा यदि आपने ओवर राइटिंग की तो आपने गलत इंप्रेशन दे दिया चेकर के ऊपर। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि यदि आपने शुरू में ही रॉन्ग इंप्रेशन दे दिया तो फिर पूरी कॉपी आपकी रॉन्ग इंप्रेशन में चली जाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया बनाइए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देन आफ्टर दोस्तों कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं, काटपीट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी आंसर को लिखा, अब सेंसर को लेकर भी श्योर नहीं है तो उस आंसर को वो कट करना शुरू करते हैं। ये बहुत ही गलत इंप्रेशन है दोस्तों। यदि आप कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए, आगे बढ़िए। या सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपसे सबसे बेटर तरीके से आता है वो क्वेश्चन को पहले कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार से एक फिल्म होती है, एक पिक्चर होती है, उसमें लिखा होता है प्रेजेंटेड बाय, इसको प्रस्तुत कौन कर रहा है, तो ये प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट एंड प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेजेंटेशन आपका बहुत मैटर करता है दोस्तों। कैसे, मान लीजिए कि आपने आपने जो आप कोई आपके पास कोई खाना आता है बेहतर तरीके से, ठीक है, अब वो खाना दोस्तों क्या है, बेहतरीन नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं है, और वो खाना अच्छा नहीं है लेकिन आपके लिए परोसने का ढंग सही, अपने बढ़िया उसको बाकायदे कटोरी वटोरी में बढ़िया से रखा है, अलग अलग कटोरी में, तो वो भोजन आपका स्वादिष्ट हो सकता है। पर यदि आपका खाना बहुत अच्छा बना है और आपके परोसने का, सर्व करने का तरीका ही रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो खाना फिर कितना भी अच्छा बना हो वो खाने में डिलीशियस पर नहीं रह जाएगा, स्वादिष्ट नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार कॉपी में भी, इसी प्रकार बोर्ड की कॉपी में भी ये चीज मैटर करती है कि आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से करते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द की, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए, ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल भी काटपीट नहीं करना है, इस पहली बात का आपको ख्याल रखना है। जो भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के लिखेंगे उसको किस प्रकार से लिखेंगे सुन लीजिए। मान लीजिए आपने फर्स्ट आंसर लिखा, आप ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और पहले का मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आप इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट का बी। इस प्रकार से लिखने पर मान लीजिए आपकी नंबरिंग में थोड़ी चीजें अप्स एंड डाउन हो जाती है, नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो फिर आपको यहां से आप चीजें वो एग्जामिनर समझ जाएगा। यानी आपने दूसरा लिखा, मान लीजिए दूसरा का ए होने वाला है तो दूसरे का ए, फिर यहां पर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों चाहे क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पहला आंसर दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या होता है, पैसेजेस का ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन,
ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो एक petty मिस्टेक करते हैं। वो किसी भी क्वेश्चंस को पैसेज में पाते हैं तो सबसे पहले पैसेजेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पैसेजेस को लगभग 15 से 20 मिनट रीड करने के बाद भी वो क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाते हैं, उसके आंसर्स को राइट नहीं कर पाते हैं, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिएगा, इसका रीजन ये है दोस्तों कि क्वेश्चंस को रीड करते समय आपके माइंड में ये चीज आएगी कि ये वाला क्वेश्चन, जब आप एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे देन आफ्टर आप पैसेजेस को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन जो था, जब आप पैसेजेस को पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपको ये बातें अच्छे समझ में आएगी कि ये वाला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में समझ आएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। बहुत ही गलत मेथड है, बहुत ही गलत तरीका है। यदि आपने पहले पैसेजेस पढ़ा और इसके बाद आंसर को देखा तो पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे आंसर गलत होंगे और वेस्टेज ऑफ टाइम भी काफी है। तो इसलिए मैं आपको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लगन के साथ बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। इसके बाद दोस्तों आंसर नंबर सेकंड पर जब आएंगे तो आंसर नंबर सेकंड पर मैंने आपको इसका आंसर लिखने का तरीका बता दिया है। पैसेज में किस प्रकार के आंसर को आप प्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहले का बी होगा, पहले का बी लिखेंगे यदि ऑब्जेक्टिव में आता है, और यदि सीधे क्वेश्चंस में आता है तो क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे। पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है क्लास 12 की एमपी बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी 10 के 10 सवाल आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं। काट पीट नहीं करिएगा पैसेज के अंदर, ये पहली बात हो चुकी है पैसेज की। इसके बाद सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका होता है नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग एंड समरी, सबसे पहले तो आप ये श्योर कर लीजिएगा दोस्तों कि जब भी आपको पेपर मिले तो आपको टाइम डिवाइडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अपने मन के अंदर डिवाइड कर लीजिए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए दो बालक है, एक है, मान लीजिए दो बॉयज हैं, एक है ए और एक है बी। मान लीजिए बी को मिले 95 मार्क्स, ए को मिले, मान लीजिए मैं कहता हूं ए को मिले 90 मार्क्स। तो दोनों ने बढ़िया लिखा, बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ए को मार्क्स ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि ए ने सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। हो सकता है बी कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाए, एक दो क्वेश्चंस का, तो इस वजह से बी के नंबर कम रह गए हों। या फिर ये हो सकता है कि दोनों ने क्वेश्चन तो बराबर अटेंड किए लेकिन बी की प्रिपरेशन थोड़ा खराब रही होगी ए के कंपैरिजन में, तो ए को ज्यादा मार्क्स मिल गए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने क्वेश्चंस को मिस कर दिया है, किसने, बी ने, जिस वजह से ए के ज्यादा मार्क्स आ गए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमने आपको क्या कहा, इसके बाद हमने आपको कहा नोट मेकिंग समरी में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो नोट मेकिंग समरी का वीडियो हमने आपको बताया है वो वीडियो एग्जामिनेशन के पहले 100% देख कर जाइएगा। समरी आपको लिखना नहीं है, टाइटल लिखना है। टाइटल के अलावा दोस्तों आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का यदि फॉर्मेट आपका सही नहीं है तो एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। सुनिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा नोट्स बनाते हैं 1 2 3 4, कोई फॉर्मेट ही नहीं है नोट्स बनाने का, ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेट है। यदि आपको राइट फॉर्मेट की तरफ जाना है तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर नोट मेकिंग समरी बाय हिमांशु सर, या सर्च कीजिए हाउ टू राइट नोट मेकिंग समरी बाय हिमांशु सर। आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा, काफी सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखकर फायदा उठाया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको नोट मेकिंग आ जाएगी। चलिए अब दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1 लिखा, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है, फिर लिखना है 1, फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, तो कोष्टक में आप लिख दीजिए पैसेज। तो ये पेपर सेटर के लिए और ये चेकर के लिए और आसानी हो जाएगी कि आप सबसे पहले पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, और आपको बता ही दिया हूं पहले क्वेश्चन रीड करना है। जब आप सेकंड पर आए तो नोट मेकिंग समरी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए नोट मेकिंग समरी, ठीक है, कोष्टक में आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। इसके बाद कोष्टक में लिखिए नोट मेकिंग समरी, और समरी नहीं आती तो नोट मेकिंग टाइटल लिखिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड पर आइए। थर्ड पर मान लीजिए आप लेटर या एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहला काम, लेटर और एप्लीकेशन को आपको एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको कोई मिडिल का पेज नहीं लेना है, लेटर और एप्लीकेशन को आपको एक न्यू और फ्रेश पेज से शुरुआत करनी है, तो एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हमने क्या कहा, आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड है। आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड के लिए आप लेटर लिख रहे हैं चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखे चाहे लेटर लिखिए, उसके लिए एक फ्रेश पेज से लिखिए और उसी पेज में उसको फिनिश कीजिए, समाप्त कीजिए, ठीक है। तो जब आप आंसर नंबर 3 मान लीजिए आपने लिखना चालू किया, तो आंसर नंबर 3 के लिए आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर लिख दीजिए कोष्टक में, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन, लेटर लिख रहे हैं तो लेटर, ठीक है। चलिए आप आइए नेक्स्ट पर। अब मान लीजिए दोस्तों आपके सामने आता है ग्रामेटिकल सेक्शन, तो जब आप ग्रामेटिकल सेक्शन को लिखेंगे तो ग्रामेटिकल सेक्शन में सबसे पहले आपको किस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए आपने आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड लिखा, अब आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड में आपने लिखा, मान लीजिए थर्ड, अब थर्ड का लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो मान लीजिए पहले को आपने बीच में लिखा। अब पहला क्वेश्चन आपके पेपर में लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, तो पहला क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है तो आप लिख दीजिए पैसिव वॉइस, ठीक है, या टेंस का है तो टेंस।
फिर आप दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है, तो कोष्टक में लिख लीजिए प्रीपोजिशन का है। तो ये इससे क्या होगा, इससे और आसानी होगी। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन को के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको मान लीजिए एक सवाल आया, ही इज गुड डैश इंग्लिश, ये सवाल आया। अब इसमें दोस्तों आपको प्रीपोजिशन लगाना है एट और इन। तो इसमें आपको इससे मतलब नहीं है कौन सा प्रेपोजिशन सही होगा, ये मैं बताता हूं आपको। ही इज गुड डैश इंग्लिश, इस सवाल में आपको ये बात का विशेष ख्याल रखना है दोस्तों, ये अच्छा सवाल। इस तरह के सवालों को आप कोई भी सवाल हो, सवाल आप पूरा लिखिए, फिर यहाँ पर आप ब्लैक पेन से अगर मान लीजिए एट लगता है, इसका राइट आंसर एट होगा, तो एट लिख दीजिए, ठीक है। यानी सवाल क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, और क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद जहां पर आपको ब्लैंक स्थान है, ब्लैंक है, उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको दिखाना है कि इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आंसर को लिखते हैं, केवल आंसर को। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन को लिखिए, और क्वेश्चन को लिखने के बाद आप ये श्योर कर दीजिए कि वहां पर आपने जो क्वेश्चन लिखा उसका ये राइट आंसर होगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिए। इससे टीचर को आसानी होती है। जितना टीचर को आप कंफर्ट जोन में लेकर जाएंगे, चेक करने वाले को जितना कंफर्ट जोन में लेकर जाएंगे, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पर दोस्तों, अब हमने आपको ये बता दिया फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए दोस्तों क्लास 12 के एग्जामिनेशन में आपके सामने देखने को मिलता है दोस्तों लेटर्स और एप्लीकेशन, तो ये तो हमने बता दिया। रिपोर्ट, आर्टिकल या नोटिस, सबसे पहले जो यदि आपके सामने आर्टिकल आता है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है, यदि आपके सामने आर्टिकल आता है तो आर्टिकल में आपकी वर्ड्स लिमिट लिखी होती है 120 वर्ड, 150 वर्ड्स, चाहे 120 वर्ड लिखी हो चाहे 150 वर्ड। सबसे पहले आर्टिकल लिखने यदि आपसे नहीं आता है तो जाकर तरीका देखिए, यूट्यूब पर वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, चैनल पर जाइए, पता चल जाएगा आर्टिकल कैसे लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। पिछले बार का दोस्तों रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रीवा जिले के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जिसने भी गेन किया 96 मार्क्स था 100 में 12th के अंदर, और वो अपना ही स्टूडेंट था, ठीक है। तो इस वजह से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मार्क्स आपको मिलेंगे जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, 150 या 120 वर्ड अगर आपके सामने आते हैं तो सुनिएगा, आपको आर्टिकल को लेकर जाना है एक पेज में या फिर 1.5 पेज में। तो एक पेज तो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। वैसे अगर 150 वर्ड लिखा है तो 1.5 पेज होना चाहिए। लेकिन यदि आपका आर्टिकल या रिपोर्ट मान लीजिए 120 वर्ड का आता है तो 1 पेज तो पूरा, एक पेज तो पूरा ही होगा, और उसके बाद सेकंड पेज में 2 से 3 लाइन रहेगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स लिमिट होती है। इसके बाद सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डोंट मेक ओवर राइटिंग मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट को चीजें डिस्कस करके चलेगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने बता दिया। डू एज डायरेक्टेड आपको बढ़िया से करना है, जो डू एज डायरेक्टेड है। मान लीजिए आप आंसर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं तो बता दीजिएगा कि आंसर नंबर फर्स्ट में आप डू एज डायरेक्टेड में कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों क्लास 12 की एग्जामिनेशन में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो सेंट्रल आइडिया के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में उस पोएम का नाम लिखना है जिसकी आप सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए जा रहे हैं। उस पोएम के बाद सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद या उसके पहले भी आप कर सकते हैं द पोएम, कौन से पोएम का, कौन सी पोएम है वो, उस पोएम का यहाँ पर नाम, द पोएम लिखने के बाद इसके बाद द पोएट, उसके पोएट कौन है, ये दोनों चीज आप शुरू में लिख लीजिएगा या अंतिम में लिख लीजिएगा। ब्लैक पेन से आपका ये होना चाहिए और ब्लू बॉल पेन से आपकी क्या होना चाहिए, पोएट के नाम और साथ ही साथ आपका पोएम का नाम। ये ब्लू पेन से रहेगा नाम, और ये जो इसकी हेडिंग रहेगी ये ब्लैक पेन से रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों आ जाइए आप क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन एंड आंसर में हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन एंड आंसर लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आंसर में मान लीजिए आपने लिखा आंसर नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपने लिखा दोस्तों आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसे लिखेगा आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अब मान लीजिए आप आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट लिख रहे हैं तो फर्स्ट में आप लिखते समय आप लिख लीजिएगा और का फर्स्ट कर रहे हैं कि सेकंड कर रहे हैं, ये पहले लिखिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा के आपको अच्छे से बताता हूँ, ये चीजें तो आप समझ ही गए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा प्रॉपर टाइम से, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए दोस्तों आपने लिखा, मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको चीजें समझ कर ही जानी है। मान लीजिए दोस्तों आपने लिखा आंसर ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए 10th है, 10वां नंबर, क्वेश्चन आंसर 10 के बाद ही आता है, 10 लिखा, ठीक है। अब 10 का आपका ए है तो ए, बी है तो बी लिख दीजिएगा। इसके बाद आपने पूरा लिखा, अब आपने यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू किया, मान लीजिए आपका 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने लिख डाला यहाँ। फिर इतना लिखने के बाद क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट एकदम साइड से करना है और फिनिशिंग देख लीजिएगा, दोनों तरफ की कॉपी में दोनों तरफ आपको लाइनिंग करना है, ठीक है। यहां से आपने स्टार्ट किया, अब यहां से जैसे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द राइटर, मान लीजिए मैंने लिखा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये मैंने लिखा, ठीक है, राइटर के अनुसार। तो आप यहां से आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो जहां पर आप फिनिश करेंगे उसके बाद आपको फिनिश करने के बाद एक लाइन छोड़कर द पोएम,
किस पोयम से, या द पोयम, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों लेसन नेम की द लेशन, यानी द लेशन द पोयम कि कौन से लेशन का वो चैप्टर है। पोयम के हैं तो द पोयम लिखिएगा, लेशन के है तो लेशन लिखिएगा, ठीक है। द लेशन के बाद यहाँ लेशन नेम ऐसे आपको डबल इन्वर्टेड कामा में करना है क्लोज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आइए द पोएट। द पोएट में आप क्या करेंगे, द पोएट में आप लिख देंगे उसका पोएट का नाम, या राइटर रहेंगे तो राइटर का नाम, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना, हर आंसर के नीचे आपको उस चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के पर्टिकुलर पोएट का नाम 100% लिखना है। अब सुनिएगा बंडर ऑफ साइंस जो क्लास 10th के लिए, यदि आपके एग्जामिनेशन में क्लास 10th में बंडर ऑफ साइंस आएगा तो बंडर ऑफ साइंस में सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना आउटलाइन। आउटलाइन में आपके पॉइंट रहेंगे 1 2 3 4 5 जो भी। इसके बाद दोस्तों बंडर ऑफ साइंस में एटलीस्ट आपके पास 4 कोट होने ही चाहिए। बिना कोट के मत लिखिएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोट आपके ब्लैक बॉल पेन से होने चाहिए, या आपके आंसर आप क्वेश्चन ब्लैक पेन से होने चाहिए। कोट 100% ब्लैक पेन से होने चाहिए। यदि आपने इन सब चीजों का ख्याल रखा तो आपके एक भी मार्क्स इंग्लिश के अंदर जाने वाले नहीं है। और यदि आप 70 मार्क्स का पेपर करके आते तो डेफिनेटली आपको 75 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कुछ नंबर का इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द की, हमने कहा है मैटर करता है कि आप किस तरह से कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, इस तरह से दोस्तों हमने बता दिया है आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है कॉपी को लिखते समय। अगर आपने इन सब चीजों का ख्याल रखा तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। यदि वीडियो डेफिनेटली जिन बच्चों ने वीडियो को पूरा का पूरा देखा है वो वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए और कमेंट कर बताइए कि क्या ये टेक्निक्स आपको कुछ नई चीजें मिली या नहीं मिली। 100% आपको कुछ नई चीजें मिली होंगी। ओवर राइटिंग मत करिएगा कॉपी के अंदर, बस आपको बेहतर तरीके से लिखना है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर मैक्सिमम करिएगा ताकि हम इसी तरह के और वीडियो बना सके और आप तक पहुंच सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट लेकर। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से कॉपी लिखिएगा, बेहतरीन ढंग से लिखिएगा और बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत में विश्वास के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके